कोविड ओपीडी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार भले ही कम हो गई हो, लेकिन सरकार की चिंताएं अभी भी बरकरार हैं। कोरोना के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट ने शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। चिकित्सकों की माने तो डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर का कारण बन सकता है। ऐसे में सरकार अभी भी सावधानी बरतने की अपील लगातार आम जनता से कर रही है। ऐसे में इंडिया न्यूज ने ओपीडी की शुरुआत करके पहल की है, जिसके तहत आप घर पर बैठे ही डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं और डॉक्टर से कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर सलाह ले सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर शुभांगी तिवारी जुड़ेंगी, जो आपके तमाम सवालों का जवाब देंगी। तो आपको बता दें कि इंडिया न्यूज ने यह पहल की है। इंडिया न्यूज ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है ताकि जो हमारे दर्शक हैं उन्हें घरों से बाहर ना निकलना पड़े, वह घर में रह के ही डॉक्टरों से बातचीत कर सकें और जो तमाम उनके सवाल हैं उनके सवालों का जवाब उन्हें मिल सके। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले इस वक्त कम हो रहे हैं, तो ऐसे में लगातार लोगों की लापरवाहियां भी देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे में हमारा कर्तव्य यह बनता है कि हम लापरवाहियां छोड़ें, लापरवाहियां ना बरतें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार विशेषज्ञों का यह कहना है कि अगर हम लापरवाहियां बरतेंगे तो जिस तरीके से डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आने लगे हैं, तो डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है उसकी वजह से संभावित तीसरी लहर जिसे कहा जा रहा है उसकी चपेट में भी हम आ सकते हैं, देश आ सकता है, प्रदेश आ सकता है। तो ऐसे में सावधानी ही एकमात्र उपचार इस वक्त है और वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार है कोरोना से लड़ाई में। तो इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर शुभांगी तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज ओपीडी कार्यक्रम में। डॉक्टर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि जिस तरीके से लगातार विशेषज्ञों का यह कहना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से तीसरी लहर भारत में अटैक कर सकती है, सबसे पहले मैं आपसे डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में जानना चाहूंगा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना खतरनाक है और किस तरीके से ये हमारी बॉडी को कह सकते हैं हानि पहुंचाता है। आया है ना। डेल्टा वेरिएंट हमारा जो B16-17 था, लीनेज था कोविड का, क्या होता है कि शरीर में जो भी वायरस आता है या कोई भी चीज आती है वो अपने आप को एक रेप्लिकेट करती है। रेप्लिकेशन के बाद वो अपने रूप को चेंज करती है। तो जैसे जैसे वो अपने रूप को चेंज करती जाती है उस हिसाब से वेरिएंट बदलते जाते हैं। पहले अल्फा वेरिएंट था, फिर बीटा, गामा, ऐसे करके अब डेल्टा से डेल्टा प्लस वेरिएंट जो आ गया है ना। तो ये अब सारे वेरिएंट नुकसानदायक तो है ही है जी, पर हम ऐसा कुछ ये बोल नहीं सकते हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो डेल्टा से भी खतरनाक है या जो भी है। हमको सिर्फ अपने आप को बचा के रखना है, चाहे वो कोई भी वेरिएंट हो। हमारा मुख्य जो हमको प्रिकॉशंस लेने हैं वो हमको किसी भी वेरिएंट से बचा सकते हैं। आखिर ये कोविड बीमारी है जो लोगों के संपर्क में आने से या प्रिकॉशन नहीं लेने से ही फैल रही है ना। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट मेनली जो हमारे संक्रमण हमको अटैक करेगी वो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जीआई सिस्टम को। यही जो सिम्टम्स जो पहले थे वो वही सिम्टम्स रहेंगे, ऐसा नहीं है कि सिम्टम्स बदल गए हैं। जी डॉक्टर शुभांगी, आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले अब कम होने लगे हैं और ऐसे में लगातार विशेषज्ञों का ये कहना है कि तीसरी लहर संभावित तौर पर भारत पर अटैक कर सकती है। डॉक्टर, मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस वक्त लगातार महाअभियान वैक्सीन का जारी है, तो क्या इस महाअभियान के बाद भी तीसरी लहर का कहर देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से तस्वीरें हमने दूसरी लहर में देखी थी? देखिए, वैक्सीनेशन हमें बीमारियों से एकदम से बचा नहीं सकती। हमें सबको बचपन में टीबी का टीका लगा हुआ है, पोलियो का टीका लगा हुआ है, पर फिर भी इतने सारे लोग हैं इंडिया में जिनको टीबी की बीमारियां होती है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन के बाद बीमारियां नहीं होंगी। वैक्सीनेशन हमको बीमारी के गंभीर रूप से हमको बचा सकता है ना। जैसे आपने वो एक्सरे की फोटो हमने देखी है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया है उनके फेफड़ों में कितना संक्रमण है और जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया है उनके फेफड़ों में कोविड ने अपना कितना असर दिखाया है जी। तो वैक्सीनेशन हमको गंभीर रूप से बीमारियों से बचा सकती है ना। और ये जो डेल्टा वेरिएंट जो थर्ड वेव आने वाली है, आने की संभावना है नहीं है, वो हमको
हम उस चीज से बच सकते हैं, है ना। जी हाँ डॉक्टर शुभांगी, आपसे मैं यहाँ पर यह भी जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से बात हम तीसरी लहर को लेकर कर रही हैं, तो जिस तरीके से हमने देखा कि दूसरी लहर की तस्वीरें सामने आई, ऑक्सीजन की भारी मात्रा में कमी देखने को मिली थी और हर कोई जो मरीज आ रहा था उसे केवल ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। डॉक्टर, ऐसा क्यों? क्या ये जो नया वेरिएंट है, क्या कोविड जो है वो इस तरीके से हम पर असर करता है, इस तरीके से हम पर अटैक करता है, हमारी बॉडी पर अटैक करता है, हमारी इम्यूनिटी पर अटैक करता है कि हमारी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल इस हद तक नीचे गिर जाता है? जी, कोविड का जो सबसे बड़ा जो हमको जो अटैक करता है, वो ऐसा कहा जाता है कि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक को, जो हमारी सांस नली है, उसको अटैक करता है ना। हमको नॉर्मली सर्दी खांसी भी होती है, नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन भी होता है, तो उसमें भी हमारी मतलब सर्दी होती है तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी सांसें भर रही है ना। जो कोरोना वायरस है वो गंभीर रूप से सिर्फ फेफड़ों में ज्यादा अटैक कर रहा है, उसकी वजह से ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है। पर ऐसा नहीं है कि सबको ऐसा होता है ना। मोस्टली अगर देखा जाए, जो कोरोना वायरस है उसका जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन है, जो हमको ये बोलना चाहिए कि एक दूसरे से जो फैलने की चीजें हैं वो ज्यादा है। इंस्टेड जो विरुलेंस है, जो वायरस का जो एक अपना स्वभाव होता है कि वो अपने आप को कितना और मजबूत बना सकता है, वो अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस का कम है कंपेयर टू हमने इसके पहले जो अगर सार्स आ गया या सार्स कोविड सार्स आया था, सार्स कोव आया था, या फिर उसके पहले 2017 में, तो वो हाईली डेडली था। और ये जो कोरोना वायरस है हमारा, वो मेनली छाती में फेफड़ों में संक्रमण करता है, इसलिए हमको वो लगता है कि वो हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन को कम कर रहा है ना। पर ये उन्हीं को अफेक्ट करता है जिनकी इम्यून पावर कम है, जिनकी इम्यूनिटी कम है। इतने सारे लोगों को कोविड हुआ, पर ऐसा नहीं है कि सब बहुत गंभीर हो गए, है ना। बहुत से लोग हैं कि जो ठीक भी हो गए। जी डॉक्टर शुभांगी, आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे पोस्ट कोविड सिम्टम्स को लेकर कि जिस तरीके से पोस्ट कोविड सिम्टम्स आते थे, सोशल मीडिया पर तमाम सवाल देखने को मिलते हैं कि कई लोगों का ये जानना है कि क्या वैक्सीन लगने के बाद ही पोस्ट कोविड सिम्टम्स दिखेंगे शरीर में? देखिए, कोविड के सिम्टम्स वैक्सीन के बाद दिख भी सकते हैं, है ना। आपकी इम्यून सिस्टम के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। आप अगर अपना, कितने सारे लोग हैं जिनको जो एसिम्टोमेटिक है, जो कैरियर के रूप में हमारे साथ घूम रहे हैं, जिनको कोविड है पर उनको कोई सिम्टम्स नहीं है ना। पर वैक्सीनेशन के बाद भी सिम्टम्स आ सकते हैं, पर वो उतनी गंभीर नहीं रहेगी जिनकी जितनी गंभीर वो नॉन वैक्सीनेटेड लोगों में होगी। जी जी डॉक्टर शुभांगी, आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले फैले, लगातार डेल्टा प्लस वेरिएंट इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, तो डॉक्टर सबसे पहले डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना खतरनाक है और किस तरीके से हावी होगा हम पर? देखिए, डेल्टा प्लस वेरिएंट हमारा जो अभी डेल्टा वेव और गामा वेव जो चल रहा था, गामा वेरिएंट है कोविड का, वो उसका एक मॉडिफिकेशन है। वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करती है और अपना रूप चेंज करती है और अपने आप को वो मजबूत बनाती है। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेव से काफी खतरनाक माना जा रहा है। अभी तक इसकी रिसर्च चल रही है और ये ऐसा बोला जा रहा है कि ये सेम सिम्टम्स हमारे वही रहेंगे, छाती को और हमारे जीआई सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ये सारी वो ज्यादा इफेक्ट करेगी। जो हमारा डेल्टा वेरिएंट था B1617, ये उसका एक मॉडिफिकेशन है जो और ज्यादा ट्रांसमिट होके हमारे देश में आ सकता है। जी डॉक्टर, आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से जो गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग हैं, जिन्हें पहले से गंभीर बीमारियां हैं, वो किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखें, वो क्या कुछ करें इस दौरान? जो कोरोना वायरस हम अभी देख रहे हैं, है ना, जो इसके साथ हमारे जो म्यूकरमाइकोसिस भी आ गया है, जो ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस बोल रहे हैं, ये मेनली उनको इफेक्ट कर रहा है जिन्होंने कोरोना के दौरान अपनी ढंग से ख्याल नहीं रखा, या फिर जिनको जो पहले से ही बड़ी बीमारियों से ग्रसित है, जिसको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, या जिसको अस्थमा है, या जिसको बीपी शुगर की दिक्कत है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट है ना, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, उन्हीं को ये ज्यादा इफेक्ट कर रही है।
तो हम अपने आप को इससे बचा सकते हैं। कोविड चाहे वो कोई सा भी वेरिएंट हो, डेल्टा वेरिएंट हो, डेल्टा प्लस वेरिएंट हो, चाहे किसी भी प्रकार को वो अटैक कर सके। ऐसा बोला जा रहा है कि थर्ड वेव आएंगी, वो बच्चों को ज्यादा अटैक करेंगी, पर बच्चों को इन्फेक्शन आएगा कहाँ से? बच्चे घर से बाहर तो वो जाएंगे नहीं, अभी स्कूल भी बंद है। बच्चों को इन्फेक्शन होगा उनके माता पिता से, तो माता पिता ही अपने आप को अगर प्रोटेक्ट कर अपने प्रिकॉशन लेते हैं तो बच्चों को ट्रांसमिशन होने का कुछ ज्यादा खतरा नहीं है। और जो बीपी शुगर के मरीज है वो अपने आप को शुगर कंट्रोल, बीपी कंट्रोल रख सकते हैं। खान पान में ध्यान दीजिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, और अगर उनको लगता है कि थोड़े से भी लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत जाके जांच करवाइए। अपने मन से एंटीबायोटिक चालू ना करें या कोई सी भी दवाइयां खुद से चालू ना करें। एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे, है ना, मेनली जो 3 मिनट और 6 मिनट जो वॉकिंग एक्सरसाइज होती है, जिससे अगर वो सांस भरती है तो ऐसा लगता है, या अपना फिर सैचुरेशन चेक कर रहे हैं जो 95 के ऊपर ही होना चाहिए, उस हिसाब से वो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जी, डॉक्टर शुभांगी, जिस तरीके से आपने कहा फंगल इन्फेक्शन को लेकर, अगर बात फंगल इन्फेक्शन को लेकर की जाए तो किस तरीके से फंगल इन्फेक्शन से इस दौरान बचाव किया जाए, क्योंकि लगातार ब्लैक फंगस के मामले जो हैं वो बढ़ते चले जा रही हैं और लगातार ऐसे मामले सामने आ रही हैं। देखिए, ब्लैक फंगस, म्यूकरमाइकोसिस जो अभी हमारे देश में बहुत बड़ी बीमारी के स्वरूप में सामने आ रही है, ये मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये कोई नई बीमारी नहीं है। म्यूकरमाइकोसिस बहुत पहले से चली आ रही है, ये बहुत पुरानी बीमारी है। ये उन लोगों को अटैक करती है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, जो ऑलरेडी HIV है पॉजिटिव है, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, जो डायबिटीज है, या फिर जिनको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, GI प्रॉब्लम है, इन सारे लोगों को, और जो कोविड ऑलरेडी जिनको कोविड हो चुका है, वो अपने आप को, जिनकी इम्यूनिटी कम हो गई है, उन लोगों को ये ज्यादा इफेक्ट कर रही है। जी जी, डॉक्टर शुभांगी, आपसे वैक्सीनेशन से लेकर जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार वैक्सीनेशन को लेकर भ्रमितियां अभी भी फैली हुई हैं, तो वहीं कुछ लोगों का जानना चाहते हैं कि क्या अगर वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो ऐसे में वैक्सीन लगवाएं या पहले इंतजार करें अपनी बीमारी के ठीक होने का? सरकार ने इतनी बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव चालू करी है जी, तो वो ऐसा नहीं है कि वो बिना सोचे समझे या उनका रिसर्च नहीं हुआ है और उन्होंने ऐसे ही चालू कर दी है। वैक्सीनेशन आपको गंभीर बीमारियों से बचाएगी ही। ऐसा नहीं है कि आपको सीरियस प्रॉब्लम है या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या अस्थमा है या सिकल सेल की डिसीज है। मुझे कई बार कॉल आता है कि हमको सिकलिन है, हमको अस्थमा है या हमको शुगर है, हम वैक्सीनेशन लगवाएं कि नहीं लगवाएं। ऐसा कोई भी खतरा नहीं है वैक्सीनेशन से। वैक्सीनेशन हमको सिर्फ गंभीर बीमारियों से बचा सकती है, बाकी आपको पूरी सावधानी बरतनी है, बस यही। जी, डॉक्टर शुभांगी, ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं जहां पर हमने देखा मध्य प्रदेश से ऐसे 2 मामले सामने आए जहां पर जो वैक्सीन लगवाने पहुंचे थे वह पैरालिसिस थे, लेकिन वैक्सीन लगवाने के 1-2 घंटे बाद ही वह चलने फिरने लगे। जी, ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है, ये एक प्लेसिबो इम्पैक्ट हो सकता है। इसका कोई रिसर्च नहीं है कि वैक्सीनेशन के बाद कोई पैरालिसिस पर्सन ठीक हो रहा है या फिर किसी को पैरालिसिस हो रहा है या क्लॉटिंग हो रहा है, इसका अभी तक कोई रिसर्च नहीं है। जी, डॉक्टर शुभांगी, आपसे यही जानना चाहूंगा, क्या वैक्सीन हमारे और जिस तरीके से वैक्सीन कोरोना पर कारगर है, हमें कोरोना से बचाती है, तो क्या किन्हीं और बीमारियों को भी वैक्सीन ठीक कर सकती है या केवल कोविड-19 पर ही वैक्सीन कारगर साबित होगी? अभी तक जो रिसर्च हमने की हुई है, अभी तक जो रिसर्च चल रही है, उसके हिसाब से हम लोगों ने जो वैक्सीन निकाली है वो मेन कोविड वायरस के लिए ही निकाली है जी, है ना। बाकी बीमारियों को ये ठीक कर रही है। जैसे कि आपने वो पैरालिसिस वाली बात कही कि MP में एक इंसान में वैक्सीनेशन लगवाया और उनकी एक साइड की पैरालिसिस ठीक हो गई, वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हो सकता है। क्या है, वैक्सीनेशन के बाद आपका इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाता है, आपको आपकी बॉडी एक तैयार हो जाती है, एंटीबॉडीज बन जाते हैं आपकी बॉडी में कि वो कोई भी बीमारी के अगेंस्ट वो लड़ाई कर सके। जी, डॉक्टर शुभांगी, वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर बात करना चाहेंगे
वैक्सीन को लेकर तमाम भ्रमियां फैली हुई हैं। अब बताइए क्या कुछ साइड इफेक्ट वैक्सीन के देखने को मिल सकते हैं शरीर में, क्योंकि कई जगह भ्रमियां फैली हुई हैं कि वैक्सीन लोग नहीं लगवा रहे हैं। कई ऐसे गांव हैं जहां पर लोग जो है वैक्सीनेशन के लिए नहीं आ रहे हैं लगातार कहने के बावजूद, और गाँव वालों का यह कहना है कि अगर वो वैक्सीन लगवाएंगे तो नपुंसकता आएगी। ऐसी ऐसी ये सारी सब अफवाह हैं। जी। ऐसी कोई भी चीजें नहीं है कि वैक्सीन लगाने से हम ये बहुत ज्यादा कुछ साइड इफेक्ट है। हल्के साइड इफेक्ट सब वैक्सीनेशन में होते हैं। सेम साइड इफेक्ट कोविड वैक्सीन में भी है। मामूली सिर दर्द, बुखार आ सकते हैं, वो 2 से 3 दिन तक रह सकते हैं। आपको शरीर में बदन दर्द काफी हो सकता है, पर वो 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं रहेंगे। और ये भी जरूरी नहीं है कि वो सबको हो। 80% लोगों को कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है वैक्सीन के बाद। और बस मैं आपको यही बोलना चाहूंगी अपने इस माध्यम से कि आप सभी से निवेदन है कि आप सभी वैक्सीनेशन लगवाइए। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमने सबने वैक्सीनेशन लगवा ली है। मैं डॉक्टर होके आपको खुद बोल रही हूँ कि हमने शुरू में जब ये वैक्सीनेशन का कुछ आया नहीं था, बहुत लोगों ने नहीं लगवाई थी, तब हमने स्टार्ट किया था। हमने सबको वैक्सीनेशन लगाया है, प्लस खुद लगवाया। जी डॉक्टर, जिस तरीके से भारत में कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी वैक्सीन लग रही है, ऐसे में लगातार सोशल मीडिया पर सवाल भी उठते हैं और हर कोई जानना चाहता है, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि इन तीनों में से कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो ज्यादा कारगर है कोरोना पर। देखिए, तीनों वैक्सीन काम कोविड के अगेंस्ट ही है। आपको जो वैक्सीन मिल रही है आप वो वैक्सीन लगवा लीजिए। हमको कुछ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये हम शुरू से जानते हैं। अगर आपको कोविशील्ड मिल रही है आप कोविशील्ड लगवाइए, कोवैक्सीन मिल रही है कोवैक्सीन लगवाइए। स्पुतनिक अभी आई नहीं है पूरी तरीके से, हर जगह नहीं, अगर वो मिल रही है तो वो भी आप लगवा सकते हैं। आपको जो वैक्सीन मिल रही है, ऐसा नहीं है कि कोविशील्ड बेटर है या कोवैक्सीन बेटर है। लोगों का ये कहना है कि कोवैक्सीन भारत में निर्माण है इसलिए वो लगवाना चाहिए, या फिर कोविशील्ड बाहर की वैक्सीन है वो लगवा लें। सब किसी की अलग अलग मानसिकता है, पर ऐसा नहीं है कि एक वैक्सीन दूसरे वैक्सीनेशन से बेटर है। सबका काम वही है। इवन फर्स्ट डोज, एक डोज के वैक्सीनेशन के बाद भी आपको 60 से 70% तक इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग हो जाती है। तो इसलिए कोई सी भी वैक्सीन लगवाएं, पर वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। जी डॉक्टर, यहाँ पर जो लोग कोरोना पॉजिटिव हुए उन्हें सलाह दी गई कि पॉजिटिव होने के करीब 1 महीने तक वैक्सीन ना लगवाएं, लेकिन जिन लोगों को जानकारी नहीं थी उन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली। तो ऐसे में उन लोगों का वो जानना चाहते हैं वो कि क्या उनके ऊपर कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा वैक्सीन का, या वो स्वस्थ रहेंगे। देखिए, 1 महीने के बाद आपकी इम्यूनिटी, ऐसे भी एंटीबॉडीज आपके शरीर में बन गई है। आपको कोविड हुआ था, आप उससे उभर के आप ठीक हो चुके हैं। उसके बाद अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो माइनर साइड इफेक्ट जो हमेशा से रहे हैं, या तो बुखार थोड़ा सा आएगा, या शरीर में दर्द, या थोड़ी सी सर्दी, या हाथ में दर्द होता है जहाँ इंजेक्शन साइट पे हमारे पेन होता है। उसके अलावा ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। डॉक्टर शुभांगी, मैं सवाल था कि जिस तरीके से जिन लोगों को कोरोना हुआ और उन लोगों ने 1 महीने का इंतजार नहीं किया, एक महीने के इंतजार से पहले ही उन्होंने वैक्सीन लगवा ली, तो क्या वैक्सीन कारगर साबित होगी उनके ऊपर? वैक्सीनेशन अपना काम जरूर करेगी। जैसे अगर 1 महीने में के अंदर ही लगवा लिए, पहले अभी प्रोटोकॉल चेंज हो गया है, पहले 1 महीने था, अब 3 महीने हो गए हैं। पहले वो प्रोटोकॉल चेंज होते रहेगा, है ना, क्योंकि ये एक नई बीमारी है, कुछ रिसर्च होते रहेंगे। पर ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीने पहले अगर वैक्सीन लगवा ली है तो आपको कोई साइड इफेक्ट होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वैक्सीन का बहुत ज्यादा कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, एंटीबॉडीज ही बनाने का काम है। ऑलरेडी कोविड से आप उभर आए हैं, उसके बाद एंटीबॉडी बनी है, तो वैक्सीनेशन आपको और स्ट्रॉन्ग कर देगी। उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा अगर आप जल्दी भी लगवा लें। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर शुभांगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपना कीमती समय इंडिया न्यूज़ को दिया। इसी साथ हम भी अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि आप अपने घरों से बेवजह बाहर ना निकलें। अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी का पालन करें, अनावश्यक चीज़ों को छूने से बचें और जो भी गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी की जा रही है उनका पालन करें। इसी के साथ फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।